नमस्ते दोस्तों और सौर्य बीएमएस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्ते। आज हम चरक संहिता चिकित्सा स्थान के दूसरे अध्याय पर बात करने वाले हैं। हाँ, वाजीकरण अध्याय। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। जी बिल्कुल। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एप्रोडीजियक्स या कामोत्तेजक चिकित्सा से जोड़कर देखते हैं। एग्जैक्टली, जबकि ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और एक तरह से होलिस्टिक है। हाँ। दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं, एग्जाम के लिहाज से ये रसायन अध्याय जितना बड़ा नहीं है। 10 मार्क्स का सीधा सवाल शायद ना आए, पर 5 मार्क्स का एक सवाल और कुछ एमसीक्यूज तो पक्का है। हाँ, तो अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से कर लिया तो 5 से 7 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। और क्लिनिकली तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है, इनफर्टिलिटी से लेकर सेक्सुअल वेलनेस तक। और स्वस्थ संतान प्राप्ति के लिए भी। तो इस अध्याय में 4 पाद हैं: संयोग शर्मूल्य, आसिक्त क्षीरिक, माशपर्ण भ्रूतीय और पुमानजात बलादिक। नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं। हाँ, पर एक आसान ट्रिक है, शैम्पू, SAMPU, इससे चारों पाद के नाम याद हो जाएंगे। अरे वाह, ये अच्छा है। अच्छा, इससे पहले कि हम योगों पर जाएं, एक बहुत जरूरी बात है। वाजीकरण चिकित्सा शुरू करने से पहले शरीर का शोधन मतलब प्यूरिफिकेशन बहुत जरूरी माना गया है, ताकि शरीर से टॉक्सिन्स निकल जाएं और औषधियां अपना पूरा काम कर सकें, उनका एब्जॉर्प्शन बेहतर हो। राइट। तो चलिए पहले पाद संयोग शर्मूल्य से शुरू करते हैं। जी। इसकी शुरुआत ही वाजीकरण के महत्व को बताने वाले एक श्लोक से होती है। हाँ, वाजीकरण मनविश्चेत पुरुषो नित्यम आत्मावान। इसका मतलब है कि एक आत्मवान सेल्फ कंट्रोल्ड व्यक्ति को हमेशा वाजीकरण औषधियों का सेवन करना चाहिए। पर क्यों? श्लोक आगे इसका कारण बताता है। इससे धर्म, अर्थ, प्रीति और यश की प्राप्ति होती है, जो एक उत्तम संतान के माध्यम से संभव है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ पर्सनल प्लेजर के बारे में नहीं है। ये तो लाइफ के 4 पिलर्स को सेक्सुअल हेल्थ से जोड़ रहा है। बिल्कुल, ये एक सामाजिक और क्या कहते हैं, वंशानुगत जिम्मेदारी भी है। अच्छा, ये श्लोक 2 मार्क्स के सवाल के लिए एकदम परफेक्ट है। वाजीकरण का महत्व। हाँ, इसे जरूर याद रखें। तो फिर सवाल आता है कि सबसे अच्छा वाजीकरण है क्या? क्या कोई दुर्लभ जड़ी बूटी? और यही पर चरक एक बहुत ही अप्रत्याशित बात कहते हैं, शायद इस पूरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक। कौन सा? वाजीकरणम अग्र्यम च क्षेत्रम स्त्रिया प्रहर्षिणी। सर्वश्रेष्ठ वाजीकरण एक प्रसन्न और उत्साहित महिला साथी है। जी, किसी भी औषधि या जड़ी बूटी से कहीं बढ़कर। ये दिखाता है कि आयुर्वेद का दृष्टिकोण कितना समग्र था। इमोशनल और मेंटल स्टेट को फिजिकल वाइटलिटी से ज्यादा जरूरी माना गया है। बिल्कुल। यहाँ प्रहर्षणी का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से उत्साहित होना नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी प्रसन्न होना है। आगे कुछ और गुण भी बताए हैं एक अच्छे साथी के: सुरूपा यानी सुंदर, यौवनस्था यानी युवा, वश्या अनुकूल, हाँ, और शिक्षिता यानी शिक्षित। ये एक गहरे भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव की बात कर रहा है। वाओ, ये तो आज के दौर में रिलेशनशिप काउंसलिंग जैसा है। एक तरह से, हाँ। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग पर, जो 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है: ब्रह्णी गुटिका। ब्रिंघनी गुटिका, हाँ, ये अक्सर पूछा जाता है। अब दोस्तों, इसके सारे द्रव्य याद करना तो मुश्किल है, तो मुख्य द्रव्य याद रखिए: माश, उड़द की दाल, आत्मगुप्ता यानी कौंच के बीज, शतावरी और गोक्षुर। ये 4 तो लिखने ही लिखने हैं। और इसकी बनाने की विधि भी खास है। हाँ, पहले काढ़ा बनाना है, फिर दूसरी औषधियों का कल्क यानी पेस्ट मिलाना है, फिर उसे घी और दूध में पकाना है, और अंत में शर्करा और शहद जैसे पाउडर ड्रग्स मिलाए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को संस्कार कहते हैं, है ना, जो साधारण द्रव्यों के गुणों को बढ़ा देती है। जी बिल्कुल। और इसके फलश्रुति में कहा गया है अनेना श्व एवोदीर्णो, इसके सेवन से व्यक्ति में घोड़े जैसी शक्ति आ जाती है। हाँ, इसी पाद में एक और योग है, वाजीकरण घृत। अच्छा। इसके मुख्य द्रव्य माश, आत्मगुप्ता और अश्वगंधा हैं, और इसका सबसे बड़ा लाभ है अक्षयम शुक्रम। ये वीर्य को अक्षय बनाता है। जी ठीक है, तो ये था पहला पाद। अब चलते हैं दूसरे पाद पर, आसिक्त क्षीरिक वाजीकरण पाद। इसका नाम इसके पहले योग आसिक्त क्षीर पर ही आधारित है, और इस पाद में कुल 8 योग बताए गए हैं। और खास बात यह है कि ये योग मुख्य रूप से हमारे रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों पर आधारित है, जैसे दूध, घी, दही और खासकर शाष्टिक चावल। ये पाद हमें याद दिलाता है कि वाजीकरण की नींव हमारी रसोई में ही है। तो
फैंसी दवाओं से पहले अपना बेसिक आहार सही करो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इसमें एक योग है, अपत्यकर स्वरस। ये याद रखने में भी आसान है और बहुत फायदेमंद है। अच्छा, इसमें क्या क्या है? इसमें है आत्मगुप्ता यानी कि वांश, माश, खजूर और शतावरी। बहुत ही सिंपल और पोटेंट कॉम्बिनेशन है। और ये किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है? ये खासकर वृद्ध और दुर्बल व्यक्तियों के लिए बहुत लाभकारी बताया गया है। ठीक है, तो दूसरा पाद एक तरह से फूड एज मेडिसिन के कंसेप्ट पर आधारित है। आप ऐसा कह सकती हैं। अब आता है तीसरा पाद, माशपर्ण भृत्य। और यहां से तो मतलब कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा फैसिनेटिंग हो जाता है। हाँ, ये आयुर्वेद के एक बहुत ही यूनिक सिद्धांत को सामने लाता है। इसका नाम ही इसके कॉन्सेप्ट को बताता है, माशपर्ण खाने वाली गाय के दूध से बने योग। मतलब यहाँ औषधि की क्वालिटी इस बात पर भी निर्भर करती है कि जिस जानवर से दूध लिया गया है उसने क्या खाया है। ये तो माइंड ब्लोइंग है। ये एक तरह से सप्लाई चेन ऑफ वेलनेस की बात हो रही है। बिल्कुल, ये द्रव्य गुण विज्ञान का एक बहुत ही एडवांस्ड प्रिंसिपल है कि हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। मिट्टी, पानी, पौधे का आहार, फिर जानवर का आहार और तब जाकर अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता। ये तो आज के ऑर्गेनिक और फार्म टू टेबल कॉन्सेप्ट से भी एक कदम आगे की सोच है। जी, इसी पाद में एक और इम्पोर्टेंट योग है 2 मार्क्स के लिए, वृष्य शतावरी घृत। अच्छा। इसकी विधि बहुत सरल है। घी को शतावरी के स्वरस और 10 गुना दूध के साथ पकाया जाता है और बाद में चीनी, पिपली और शहद मिलाया जाता है। हाँ, ये एक साधारण घी को एक शक्तिशाली औषधि में बदल देता है। इसी पाद में 5 वृष्य क्षीर का भी जिक्र है, जो 5 महाकषाय से लिए गए हैं। जी, शुक्रल, जीवनिया, बृहणिया, बलवर्धन और क्षीर संजनन, ये 5 महाकषाय हैं। तो दोस्तों, अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। सूत्र स्थान के चौथे अध्याय से इन 5 महाकषाय के द्रव्य रिवाइज करें और कमेंट्स में बताइए जीवनीय महाकषाय का कोई एक द्रव्य। बहुत अच्छा, इससे रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पहुंचते हैं आखिरी यानी चौथे पाद पर, पुमान जात्रा बलादिकम। ये पाद प्रैक्टिकल योगों से ज्यादा मतलब थ्योरेटिकल और एथिकल एस्पेक्ट्स पर फोकस करता है। हाँ, ये एक तरह से पूरे अध्याय को समेटता है। इसमें वाजीकरण की परिभाषा, शुक्र के गुण और संभोग के लिए सही आयु जैसी बातें बताई गई हैं। अच्छा, आयु के बारे में क्या कहा गया है? इसमें कहा है कि 17 वर्ष से पहले और 70 वर्ष के बाद संभोग की सलाह नहीं दी जाती। इसका क्या कारण है? तर्क ये है कि 17 से पहले धातुएं अपरिपक्व होती हैं और 70 के बाद शरीर स्वाभाविक रूप से कमजोर होने लगता है। तो दोनों ही स्थितियों में ये शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। जी, और इसी पाद में वाजीकरण की एक बहुत ही सुंदर परिभाषा दी गई है। क्या है वो? कोई भी पदार्थ जो मीठा, स्निग्ध, जीवन देने वाला, पौष्टिक, भारी और मन को प्रसन्न करने वाला हो, वो वाजीकारक है। मतलब ये सिर्फ सेक्सुअल स्टिमुलेशन के बारे में नहीं है, ये तो शरीर और मन दोनों की डीप नरिशमेंट की बात है। बिल्कुल। और इसी पाद में एक और घृत का वर्णन है, अपत्यकर घृत। अपत्यकर? स्वरस तो दूसरे पाद में था। हाँ, और यही कंफ्यूजन पॉइंट है छात्रों को। अपत्यकर स्वरस और अपत्यकर घृत के बीच कंफ्यूज नहीं होना है। राइट। तो इस घृत में क्या खास है? इसके इंग्रेडिएंट्स में शतावरी, विदारी, माश, आत्मगुप्ता और गोक्षुर का काढ़ा है, जिसमें घी को 8 गुना दूध के साथ पकाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। जी, तो चलिए अब एक क्विक रिवीजन करते हैं पूरे चैप्टर का। जरूर। पहला पॉइंट, वाजीकरण का उद्देश्य सिर्फ यौन सुख नहीं, बल्कि धर्म, अर्थ, प्रीति, यश और संतान प्राप्ति है। सही। दूसरा, सर्वश्रेष्ठ वाजीकरण एक प्रहर्षणी स्त्री है। अध्याय में 4 पाद है। ट्रिक है SHPMU। हाँ, पहले पाद का सबसे महत्वपूर्ण योग है बृहणी गुटिका, 5 मार्क्स के लिए। और दूसरे पाद में 8 योग हैं जो मुख्य रूप से आहार पर आधारित हैं। तीसरा पाद आहार, विहार और विशेष गाय के दूध के यूनिक कॉन्सेप्ट पर केंद्रित है। और चौथा पाद वाजीकरण की परिभाषा और शुक्र के गुणों पर चर्चा करता है। और पूरे चैप्टर में जो आम द्रव्य बार बार आते हैं वो हैं माश, आत्मगुप्ता, शतावरी, गोक्षुर, दूध और घी। बिल्कुल। और एक सबसे जरूरी बात जो इस अध्याय के अंत में कही गई है, क्या? कि इन वाजीकरण योगों का सेवन केवल जीतेंद्रिय पुरुष को ही करना चाहिए। मतलब जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो। जी, ये एक बहुत बड़ा नैतिक निर्देश है,
ताकि इस शक्ति का दुरुपयोग ना हो और समाज को कोई हानि ना पहुंचे। वाह, तो ये सिर्फ एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं, एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी है। सही कहा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा वाजीकरण अध्याय पर एक डीप डाइव। अब आपके लिए कुछ सवाल कमेंट्स में बताइए, ब्रहिणी गुटिका में मुख्य द्रव्य कौन सा है? और आपको इस चैप्टर का कौन सा योग याद करने के लिए सबसे आसान लगा? और ये भी जरूर बताइएगा कि अगला लेक्चर चरक चिकित्सा के कौन से अध्याय पर चाहिए। आपके फीडबैक से हमें बहुत मदद मिलती है। जी दोस्तों, अगर आज का लेक्चर आपको मददगार लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें शौर्य बैम्स चैनल को। अपनी बैम्स यात्रा में निरंतरता बनाए रखें, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें और अपने सपने पूरे करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड, स्टे आयुर्वेदिक। जय आयुर्वेद। जय आयुर्वेद।